नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अमेरिकी कांग्रेस, जो कि वहाँ की व्यवस्थापिका है, उसके प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा के बारे में बात करेंगे। इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। अमेरिका के संविधान निर्माता इस बात पर एकमत थे कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का निर्माण किया जाए। परिसंघ के अंतर्गत अपनाई गई एकात्मक शासन व्यवस्था एकदम असफल हो गई थी, इसलिए नए संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई और द्विसदनात्मक विधानमंडल उसमें अनिवार्य हो गया। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के सिद्धांत पर आम सहमति होने के उपरांत भी एक गंभीर समस्या ये उत्पन्न हो गई थी कि दोनों सदनों के संगठन का आधार क्या हो। अंत में इस बात पर सदस्यों में सहमति हुई कि निचले सदन यानी कि प्रतिनिधि सभा का निर्माण जनसंख्या के आधार पर हो तथा उच्च सदन यानी सीनेट का निर्माण संघीय इकाइयों की समानता के आधार पर किया जाए। अमेरिकी कांग्रेस में यदि सीनेट संघीय सदन है तो प्रतिनिधि सभा जनता का सदन है जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होगी, जिसका निर्माण एक सीनेट व प्रतिनिधि सभा से मिलकर होगा। ये आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ है। अब बात आती है प्रतिनिधि सभा के संगठन की। प्रतिनिधि सभा के सदस्य भारतीय लोकसभा की भांति वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। अमेरिका में 18 वर्ष के प्रत्येक स्त्री पुरुष को मताधिकार प्राप्त है। मतदाता बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि वह व्यक्ति उस राज्य में कुछ समय तक रहा हो। यह अवधि विभिन्न राज्यों में 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक है। पागलों और देशद्रोहियों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। 1964-65 में अश्वेत लोगों को भी वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया, यानी कि इससे पहले जो अश्वेत लोग थे उन लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। प्रतिनिधि सभा की रचना के विषय में संविधान में कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा का प्रत्येक प्रतिनिधि कम से कम 30,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा और प्रत्येक राज्य से कम एक प्रतिनिधि अवश्य होगा, चाहे उसकी जनसंख्या 30,000 से कम ही हो। लेकिन 1961 की जनगणना के आधार पर प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 435 निश्चित की गई। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और वे 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह उस राज्य का नागरिक हो, उस क्षेत्र का निवासी हो जिसका वह चुनाव लड़ रहा है। चुनाव क्षेत्र को बनाना अमेरिका में राज्य विधानमंडलों की जिम्मेदारी यानी स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करे। इसलिए प्रत्येक सत्ताधारी दल जेरिमेंडिंग का तरीका अपनाता है, उसको प्रयोग में लाता है। जेरिमेंडिंग एक ऐसी प्रथा है जिसका तात्पर्य है कि सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्र इस ढंग से निर्मित करें कि विरोधी दल के समर्थकों की संख्या को थोड़ी से क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाए और अपने समर्थकों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में इस तरह फैला दिया जाए कि थोड़े थोड़े बहुमत से अपनी प्रत्याशी विरोधी दल की तुलना में जीत जाएं, ताकि प्रतिनिधि सदन में अधिक स्थान प्राप्त हो जाएं। इस प्रथा के विरुद्ध अमेरिका में काफ़ी विरोध भी हुआ। 1964 में बेसबरी बनाम हैंडर्स के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियम को अनिवार्य ठहराया है कि प्रत्येक क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग एक सी होनी चाहिए। अब बात आती है सदस्यों के लिए योग्यताएं कि प्रतिनिधि सदन का सदस्य चुनने के लिए कुछ योग्यताएं हैं, जैसे वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका का नागरिक हो, वह अमेरिका में नागरिक या सैनिक पदाधिकारी ना हो, यानी कि कोई सरकारी या सैनिक नौकरी ना हो, वह उस राज्य का निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ रहा हो। ये उसकी योग्यता है। विशेषाधिकार
प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है। उन्हें अधिवेशन के दिनों में किसी दीवानी अभियोग के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदस्यों को निःशुल्क डाक, तार तथा टेलीफोन की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। सदस्यों को निःशुल्क एक क्लर्क तथा स्टेशनरी की सुविधा प्राप्त है ताकि वे अपने संसदीय कार्यों को ठीक रूप से चला सकें। उनका वेतन प्रतिनिधि सदन के प्रत्येक सदस्य को $1,74,000 वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें क्लर्क के लिए, स्टेशनरी के लिए, कार्यालय को मेंटेन करने के लिए भत्ते मिलते हैं। उन्हें यात्रा खर्चा भी मिलता है। अधिवेशन। अमेरिकी संविधान में 20वें संविधान संशोधन के अनुसार कांग्रेस प्रति वर्ष एक बार अवश्य इकट्ठी होगी। इसकी बैठक 3 जनवरी दोपहर से प्रारंभ होगी। ये 20वें संविधान संशोधन द्वारा कि कांग्रेस का एक वर्ष में एक बार अधिवेशन होगा। कांग्रेस के दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता रहता है जब तक कि उसके सदस्य अधिवेशन के स्थगन के लिए मत न दे दें। दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ स्थगित होता है। यदि दोनों सदन एक ही तिथि को स्थगन के लिए सहमत न हो तो उस समय राष्ट्रपति इस तिथि को निश्चित करते हैं। राष्ट्रपति किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष अधिवेशन भी बुला सकते हैं। गणपूर्ति। कुल सदस्यों का बहुमत ही इसकी गणपूर्ति। गणपूर्ति वो होती है, वो न्यूनतम निश्चित संख्या जिसके उपस्थित होने पर सदन की कार्यवाही चलती हो, तो यहाँ गणपूर्ति है बहुमत। अवधि। प्रतिनिधि सभा की अवधि 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब बात आती है प्रतिनिधि सभा के कार्य और शक्तियों की, कि प्रतिनिधि सभा अमेरिकी कांग्रेस का निम्न सदन है, फिर भी उसकी शक्तियां इतनी व्यापक नहीं है जितनी कि सीनेट की हैं। तो पहली शक्ति है स्पीकर का चुनाव, कि प्रतिनिधि सदन अपना अध्यक्ष निर्वाचित करता है और वह उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा है व्यवस्थापन शक्ति, विधि निर्माण संबंधी शक्ति। व्यवस्थापन संबंधी कार्यों में प्रतिनिधि सभा सीनेट के समान ही है। वित्त विधेयकों के विषय में प्रतिनिधि सभा की स्थिति सीनेट से उच्च है, क्योंकि उसका प्रस्तुत वित्त विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही रखा जाता है। अमेरिका में कोई भी विधेयक तब तक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं समझा जाता जब तक उसे सीनेट की तरह ही प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती, यानी दोनों सदनों में स्वीकृत होने पर ही वो विधेयक पारित माना जाएगा। अमेरिकी संविधान में तब तक कोई संशोधन नहीं हो सकता जब तक कि सीनेट दोनों सदनों की 2/3 बहुमत से उसे स्वीकार ना कर ले। कार्यपालिका शक्ति। सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा कार्यपालिका की शक्तियाँ थोड़ी कम हैं। सीनेट की भांति सीनेट संधियों की पुष्टिकरण, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की स्वीकृति आदि अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन प्रतिनिधि सभा को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि कभी ऐसी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का परिणाम अस्पष्ट हो तो तब 3 प्रत्याशियों में से कोई भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त न कर सके, तो ऐसी दशा में प्रतिनिधि सभा को यह अधिकार है कि वह उन 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति पद पर बनाकर घोषित कर सकती हैं। यानी कि राष्ट्रपति में अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो 3 में से किसी एक को बनाने का अधिकार प्रतिनिधि सभा को है। युद्ध की घोषणा। सीनेट के साथ मिलकर प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणा की पुष्टि करता है। नियम बनाना। प्रतिनिधि सदन को अपनी कार्यवाहियों के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। यदि यह सदन 2/3 बहुमत से किसी सदस्य को दोषी ठहराए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। महाभियोग लगाना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा विभिन्न अधिकारियों द्वारा गंभीर अपराध करने पर दोषारोपण का कार्य प्रतिनिधि सभा सदन द्वारा ही किया जाता है। पर्यवेक्षण संबंधी कार्य। प्रतिनिधि सभा पर्यवेक्षण संबंधी शक्तियां भी रखती है। कांग्रेस विधि द्वारा अनेक प्रशासनिक निकायों की सृष्टि करता है, उन्हें आर्थिक अनुदान देता है, बदले में उनके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है। अन्वेषण संबंधी कार्य। सीनेट के समान प्रतिनिधि सभा भी अन्वेषण यानी कि प्रशासकीय जांच का कार्य करती है, लेकिन सीनेट की तुलना में उसका यह अधिकार कम है। अब बात आती प्रतिनिधि सभा की शक्तियों में कमी क्यों हुई उसकी बात आती है। तो उसके कई कारण हैं। एक तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। शासन की अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका न तो व्यवस्थापिका में से ली जाती है और न ही उसके प्रति उत्तरदायी होती है। परिणाम स्वरूप कार्यपालिका को नियंत्रित करने का अधिकार व्यवस्थापिका को प्राप्त नहीं होता है।
एक तो ये कारण है। दूसरा है समान पदीय द्विसदनीय व्यवस्था कि अमेरिका में कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं दोनों को समान अधिकार है, दोनों ही प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचकों से चुने जाते हैं, दोनों सदनों की सहमति से ही कोई विधेयक पारित होता है, इसलिए प्रतिनिधि सभा एक तरह से कमजोर सदन है और देशों की तुलना में। सीनेट की विशिष्ट स्थिति प्रतिनिधि सभा की असतता का कमजोरी का एक बड़ा कारण सीनेट को विशिष्ट स्थिति भी है जो उसे संविधान द्वारा प्रदान की जाती है। संविधान ने सीनेट की रचना राष्ट्रपति के परामर्शदात्री समिति के रूप में की है, इसलिए व्यवस्थापन संबंधी अधिकारों के अतिरिक्त उसे कार्यपालिका के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, जैसे संधियों का पुष्टिकरण, उच्च नियुक्तियों की स्वीकृति, विभागीय जांच आदि के अधिकार सीनेट को है, प्रतिनिधि सभा को नहीं है। ऐसी कोई अधिकार प्रतिनिधि सभा को प्राप्त नहीं है, उसकी स्थिति सीनेट की तुलना में कमजोर है। यही कारण है कि अधिकांश प्रतिभावान जो व्यक्ति होते हैं वो प्रतिनिधि सभा के सदस्य बनने की बजाय सीनेट का सदस्य बनना चाहते हैं। चौथा कारण है अल्प कार्यावधि कि प्रतिनिधि सभा की कार्यावधि बहुत ही छोटी है, उसके सदस्यों का निर्वाचन सिर्फ 2 वर्ष के लिए होता है। छोटी कार्यावधि के परिणाम स्वरूप अधिकांश प्रतिनिधि भावी निर्वाचन की चिंता में व्यस्त रहते हैं और सदन प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर पाता। पांचवा है प्रतिनिधियों का स्तर। प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में क्षेत्रीय नियम का अनुसरण किया जाता है। क्षेत्र का निवासी ही प्रतिनिधि के लिए प्रत्याशी हो सकता है, इसलिए सामान्य श्रेणी के व्यक्ति प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाते हैं। सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं होता, इस कारण से भी व्यवहार में उसकी स्थिति कमजोर है। कार्यपालिका पर नियंत्रण प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति पर उस प्रकार का नियंत्रण नहीं है जिस प्रकार ब्रिटेन की कॉमन सभा का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण है। इंग्लैंड की भांति कार्यपालिका कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है और नहीं प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति को अपदस्थ कर सकती है। सातवां है कार्य विधि के नियम। प्रतिनिधि सभा की कार्यविधि के नियम भी उसे कमजोर बनाते हैं। सीनेटरों की अपेक्षा प्रतिनिधि सभा में की भाषण की स्वतंत्रता बहुत सीमित है, फिर भी शक्तिशाली समितियों का अस्तित्व भी इस सदन की कमजोर एवं प्रभावहीन बनाता है। सदन के अधिकांश कार्य समितियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रतिनिधि सभा अधिकांश समितियों के निर्णय पर केवल मोहर लगाने का कार्य करती है। और अंतिम कारण है कि इसका आकार बड़ा है कि प्रतिनिधि सभा बहुत बड़ा है होना भी उसका एक कमजोरी है। 435 सदस्य होते हैं जबकि सीनेट में 100 ही सदस्य होते हैं। सीनेट की सदस्यता प्रतिनिधि सभा की सदस्यता की अपेक्षा अधिक गौरव और शान समझी जाती है। अब बात आती है प्रतिनिधि सभा की स्थिति कि अमेरिकी शासन प्रणाली में प्रतिनिधि सभा एक दुर्बल सदन है, उसका नेतृत्व संगठित नहीं है, वह राष्ट्रीय संस्था की धुरी नहीं बन पाई है, उसे राष्ट्रीय प्रतिनिधात्मक संस्था नहीं कहा जा सकता, वह तो क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का मंच मात्र है। उसे मतदाताओं की स्थानीय व्यक्तिगत व विशिष्ट हितों के बोझ से इतनी दबी रहती है कि उसे राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण की ओर ध्यान ही नहीं जाता। प्रतिनिधि सभा न केवल सीनेट की तुलना में अपितु अन्य देशों की प्रथम सदन की तुलना में भी बहुत कमजोर है। अब बात आती है प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने अध्यक्ष पद की स्थापना इंग्लैंड की परंपरा को अपना कर ली। जिस प्रकार इंग्लैंड के निचले सदन का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है, उसी प्रकार अमेरिका के निचले सदन का अध्यक्ष भी स्पीकर कहलाता है, किंतु दोनों के अध्यक्ष एक समान नहीं है। इंग्लैंड का अध्यक्ष यदि कम से बोलता है तो अमेरिका का अध्यक्ष अधिक से अधिक बोलता है। अमेरिका के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष को $2,23,500 वार्षिक वेतन और कुछ वार्षिक भत्ते मिलते हैं। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का चुनाव सिद्धांत प्रतिनिधि सदन के स्पीकर का चुनाव सदन द्वारा होता है, परंतु व्यवहार में उसका निर्वाचन दल की बैठकों में होता है। प्रतिनिधि सभा की बैठक से पूर्व विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने दल की बैठकों में अध्यक्ष पद के लिए अपने अपने प्रत्याशी चुन लेते हैं। जब प्रतिनिधि सदन की बैठक अध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए होती है तो सब दल अपने अपने प्रत्याशियों का नाम प्रस्तावित करते हैं। निर्वाचन चूंकि मतदान द्वारा होता है, इसलिए निश्चित रूप से बहुमत दल का प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। व्यवहार में जिस दल का बहुमत प्रतिनिधि सभा में होता है उसी दल का व्यक्ति प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष होता है। अब बात आती है संविधान अध्यक्ष की कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। संविधान में
प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया था। प्रारंभ में प्रतिनिधि सभा का आकार बहुत छोटा था और अध्यक्ष की शक्तियां भी बहुत कम थी, परंतु धीरे धीरे उसकी शक्तियां बढ़ती गई और आज प्रतिनिधि सभा में बहुमत दल के नेतृत्व का दायित्व स्पीकर पर है। इसकी शक्तियां हैं प्रतिनिधि सभा सदन की अध्यक्षता करना। स्पीकर सदन की अध्यक्षता करता है। जब वह कहीं बाहर जाता है तो अपनी अनुपस्थिति में सदन में कार्यवाही चलाने के लिए 3 दिन तक किसी भी व्यक्ति को अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। दूसरा है सदन में व्यवस्थापन बनाए रखना। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। वह इस हेतु सर्जेंट की सहायता ले सकता है। जिन दीर्घाओं में शोर ज़्यादा हो रहा होता उनको वो खाली करवा सकता है। वह शांति भंग होने पर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। यदि सदन से किसी प्रकार से सदन में गड़बड़ी उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करें तो स्पीकर उन्हें चुप रहने के लिए कह सकता है, या स्पीकर उस मामले के बारे में सदन से कार्यवाही करने के लिए कह सकता है। वह अधिक अशांति होने पर सदन की कार्यवाही को भी स्थगित कर सकता है, परंतु वह किसी सदस्य को दंडित नहीं कर सकता। सदस्य को दंडित करने का काम पूरा सदन का होता है। तीसरा है नियमों की व्याख्या करना। अध्यक्ष सदन के नियमों की व्याख्या करता है तथा उन्हें लागू करता है। नियमों की व्याख्या करने का उसका अधिकार यद्यपि पूर्ण है, तथापि उसे इस अधिकार के प्रयोग में वह अपनी इच्छा से बहुत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उन नियमों के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है जिन्हें नियम निर्माण समिति बनाती है। दल के नेता के रूप में कार्य। स्पीकर प्रतिनिधि सदन में अपने दल का नेता भी होता है। वह स्वयं अपने दल के नेता के रूप में भाषण भी दे सकता है। जब सदन संपूर्ण सदन की समिति के रूप में एकत्रित होता है तो उस समय स्पीकर अध्यक्ष नहीं होता, वह भी सदन के अपने दल का नेता होता है और इस रूप में वाद विवाद की प्रक्रिया में भाग लेता है। निर्णायक मत देने का अधिकार। स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। वह सदैव इस अधिकार का प्रयोग अपने दल के हित के लिए करता है। समितियों के संबंध में अधिकार। वह सब प्रकार की समितियों, सम्मेलन समिति और विशेष समितियों की नियुक्ति करता है तथा विविध स्थायी समितियों के पास विधेयकों को भेजता है। और अंत में परिणामों की घोषणा। विधेयकों पर बहस के पश्चात वह सदन में मतदान करवाता है और मतों को गिनता है तथा उसके परिणामों की घोषणा करता है। ब्रिटेन के स्पीकर से तुलना। ब्रिटिश स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाता है, जबकि अमेरिका का स्पीकर दलीय आधार पर चुना जाता है। ब्रिटेन में चुनाव के बाद ब्रिटिश स्पीकर राजनीतिक से संन्यास ले लेता है। अमेरिकी स्पीकर सदन में दल का नेता बनकर ही आता है। ब्रिटिश स्पीकर विधेयकों पर बहस में भाग नहीं लेता। अमेरिका में स्पीकर विधेयकों पर बोलता है तथा मत भी देता है। ब्रिटेन में एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर की प्रथा का नियम है। अमेरिका में ऐसी प्रथा नहीं है। यहाँ चुनाव में स्पीकर का विरोध होता है। ब्रिटिश स्पीकर निष्पक्ष रूप से कार्य करता है, जबकि अमेरिका में स्पीकर केवल अपने दल के हितों के लिए कार्य करता है। इंग्लैंड में स्पीकर को वित्त विधेयक प्रस्तुतिकरण करने की शक्ति प्राप्त है। अमेरिका में स्पीकर को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ब्रिटिश स्पीकर का चुनाव बड़े शांत वातावरण में होता है। अमेरिकी स्पीकर के चुनाव में राजनीतिक हलचल दिखाई देती है। नियमों की व्याख्या के संबंध में ब्रिटिश स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है, जबकि अमेरिकी स्पीकर इस संबंध में निर्णय अंतिम नहीं होता। उसके निर्णयों के विरुद्ध सदन में अपील की जा सकती है। तो ये हमने ब्रिटिश प्रतिनिधि सभा और स्पीकर की बात की। अगली क्लास में हम अमेरिका में कानून बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे।